सांगते, तर तो जरा सगळ्यांनी हे करून घ्या, फुली करून घ्या. समजलं? आजचा लेसन अगदीच शॉर्ट आहे, खूप छोटासा लेसन आहे आजचा. कदाचित मला असं वाटतं आजच्या लेक्चरमध्येच तो स्टार्ट पण आणि फिनिश पण असं होणार आहे. हा, तर फर्स्ट बघा, जरा लक्ष द्या. कॅन यू रिकॉल आहे तुमचं, विच कॉन्स्टिट्युएंट्स आर प्रेझेंट इन एन ॲटम. ह्या पार्ट तुमचा ओमिट केलेला आहे, तर त्याला कम्प्लीट तुम्ही काय करायचं आहे, क्रॉस मार्क करून घ्यायचं आहे. समजलं? आणि हे सगळं तुम्ही पेन्सिलनी करणार आहात. ओके. त्यानंतर सेम पेजवर तुम्हाला 2 डायग्राम दिलेले आहेत बघा. हा, तर त्या दोन्ही डायग्राम तुमच्या आहेत, त्यांना फुली मारायची आहे. कळलं? एक त्या डायग्राम तुम्हाला एक्झाम मध्ये पूर्वी यायच्या, आता येणार नाहीये. ओके. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज ऑल इम्पॉर्टंट. लास्ट, हा, पेज नंबर 25 बघा. हा, 24 वर सगळं महत्वाचं आहे, काहीही कट करायचं. पेज नंबर 25, त्याच्यावर तुम्हाला रिसर्च दिलंय बघा. हा, तर ते रिसर्चचा तेवढा छोटासा जो बॉक्स आहे त्यालाच कट करायचंय. ओके. देन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26. पेज नंबर 26 वर यूज युअर ब्रेन पॉवर दिसलं सगळ्यांना? हा, त्याला कट करा, फक्त तेवढंच. आणि इकडे 27 ला आपला लेसन तर संपलं. हा, म्हणजे रिड्यूस पार्ट अगदीच लेसन छोटा असल्यामुळे रिड्यूस पार्ट पण त्याच्यातला खूपच छोटासा आहे. ओके. हा, तर खूप इंटरेस्टिंग आणि तुम्हाला म्हणजे असं आपलं ह्याच्याविषयी सगळं माहिती देणार आहे की घरातल्या लाईट बीट कशा लागतात, अप्लायन्सेस आपण कसे यूज करतो, मग चार्ज किंवा करंट कसा फ्लो होतो आणि त्याच्या मागचं सायंटिफिक रिझन काय आहे, हे सगळं तुम्हाला आज शिकायला मिळणार आहे. तर बघा मुलांना, आता तुम्हाला मी कॅन यू रिकॉल म्हटलं की ते तुम्हाला अभ्यासाला नाहीये, पण एक जस्ट हिंट म्हणून किंवा तुम्हाला पुढे जाण्यासाठी काहीतरी एक या पॅरेग्राफ मध्ये खूप महत्वाचं असं दिलेलं आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला तो फक्त एक नुसता असा एक्सप्लेन करते इन शॉर्ट मध्ये. हा, बघा, एन ॲटम हॅज सेम नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजेच जो एटम, हम जो एटम बोलते हैं, एलिमेंट जो हमारा रहता है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, सब एलिमेंट्स जो रहते हैं उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो पॉजिटिव जो रहते हैं उनको प्रोटॉन्स बोलते हैं, नेगेटिव रहते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. और प्रोटॉन्स ये अपने एटम के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की आउटर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. ओके. और दैट्स व्हाई आवर एटम इज क्या बोलेंगे हम उसको चार्ज ही नहीं रहता, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल में रहते हैं. तो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा चार्ज ही नहीं होता. लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. समझा? हाँ, तो देखो, सो एन ऑब्जेक्ट डज नॉट शो एनी चार्ज थ्रू इट्स एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल्स. समझ में आया आपको? Therefore, we can say that plenty of electrical charge is filled in the objects around us. What will happen if the glass rod is rub on both silk cloth? मी तुम्हाला सांगितलंय काय त्याच्यात की एखादा ग्लास रॉड वगैरे घेतला आणि जर सिल्क क्लॉथ वर आपण गरम केला, तर हे तुमचं प्रॅक्टिकली होत नाहीये. समजलं? तर आता तुम्हाला मी मागच्या वेळेला सांगितलं होतं की एखादा कोंब घेतला आपण आणि केसातनं फिरवला आणि छोटे कागदाच्या पार्टिकल्सकडे आपण म्हणजे धरलं, तर तो काय करतो, अटॅच करतो. म्हणजे टेम्पररी तिथे काय होतं, मॅग्नेटिझम क्रिएट होतं. म्हणजे थोडक्यात सांगायचंय, तिथे काहीतरी असं घडतं की त्याच्यामध्ये तुम्हाला अट्रॅक्शन मिळतं आणि ते पीस असतात ते तुमचे त्या कोंबकडे अट्रॅक्ट केले जातात. सेम थिंग इथे तुम्हाला मिळते की तो ग्लास रॉड असतो, तो जेव्हा क्लोथवर रब केला जातो तेव्हा त्याच्यामध्ये काही पार्टिकल्स आहेत ते असे ऍक्टिव्ह बनतात आणि मग त्यांच्यामध्ये थोडंसं इंटरॅक्शन किंवा त्यांच्यामध्ये थोडंसं तुम्हाला अट्रॅक्शन मिळतं. मग ते कसं असतं बघा. हाऊ द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज. मग ते कसं घडलं? व्हॉट इज द स्टॅटिक अँड मुव्हिंग चार्ज? मुव्हिंग चार्जेस गेट ट्रान्सफर फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू द अदर. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं काय तुम्हाला की ह्याच्यामध्ये जे काही तुम्हाला चेंजेस दिसत आहेत त्याच्यामध्ये जो चेंज आहे तो तुमचा मुव्हिंग चार्ज पार्टिकल्सचा आहे. आणि मग हे मुव्हिंग पार्टिकल्स कोणते आहेत? तर ऑलवेज ते काय असणार आहेत, तुमचे इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. ओके. कॅन दिस नेगेटिव्हली चार्ज मुव्हिंग नेगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आर द इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे नक्की ते इलेक्ट्रॉन्स आहेत का? म्हणजेच तुम्हाला हे सगळं माहिती असणं गरजेचं आहे की जेव्हा आपण एखादा एलिमेंट घेतो तेव्हा त्या एलिमेंटमध्ये तुम्हाला
पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असे दोन पार्टिकल्स असतात आणि ड्यू टू दिस निगेटिव्ह पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक करंट कॅन फ्लो. ओके, कॅन दिस निगेटिव्ह चार्ज बी मेड टू फ्लो? कॅन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाईक वॉटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू द लोअर? हा, आता सेकंड थिंग काय झाली बघा. हा, हिंदीवाल्यांसाठी सांगते एकदा, कि जब हम ऐसा कुछ देखते हैं कि आप अट्रैक्शन मिलता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, तो उसके पीछे क्या रीजन क्या है और ये काम कौन करता है? तो ये सब करने वाले जो पार्टिकल्स है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज. सो ऑलवेज करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव. उसका एक एग्जांपल दिया है कि वाटर क्या करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होता है. आपने वाटरफॉल देखा होगा, वाटरफॉल में कैसा रहता है? हाँ, सेम इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा ही रहता है. यू हैव लर्न दैट द फोर्स विल हैव टू बी अप्लाइड टू पुट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन. ये तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. प्रेशर, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको प्रेशर लगाएंगे तो मूव होता है. तो आउटर कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स उस पे काम करता है. तो ये इलेक्ट्रिक सप्लाई जो रहता है उसमें कौन काम कर रहा है ये देखना है हमें. We get current electricity when the electrons in an electrical conductor are made to flow. म्हणजेच आता हे कोणा थ्रू होतं, तर इथे असतो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. कंडक्टर म्हणजे काय हे पहिलं समजून घ्या. कंडक्टर हा असा एक म्हणजे वस्तू आहे की ज्याच्यातनं तुमचं करंट फ्लो होतो. समजतंय? म्हणजे थोडक्यात मराठीत सांगते तुम्हाला, त्याला वाहक म्हणतात, की जो इलेक्ट्रिक करंट वाहून नेण्याचं काम करतो त्याला कंडक्टर म्हणायचं. ओके. हा, आता आपला मेन टॉपिक की करंट इलेक्ट्रिसिटी काय असतं. A large current flows when lighting takes place from the cloud to the ground, while sensation is felt by us due to the microscopically small current flowing to the brain. एकदम म्हणजे असं तुम्हाला लाइटनिंग म्हणजे थोडक्यात सांगायचं, आकाशात जेव्हा विजा चमकतात तेव्हा तुम्हाला तो आवाज एकदम अशी स्लाइट प्रकाश दिसतो बघा आकाशात, आणि तो असा धड धड आपल्याकडे आला तर आपल्याला थोडस काहीतरी होतं ना आपल्याकडे. हा, मग तो चेंज काय आहे आणि ते कसं घडतं हे त्यामागचं कारण फाइंड आउट करायचंय. ओके, यू आर अवेअर टू द करंट फ्लोविंग थ्रू वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स अँड इक्विपमेंट इन द हाऊस. आता हे सगळं तुम्ही बघतच असता, फक्त तुम्हाला काय माहिती असतं, बटन दाबलं की लाईट लागते, बटन दाबलं की आपली इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स चालू होतात. पण हे चालू होत आहे तेव्हा बटन दाबल्यानंतर एक्झॅक्टली आपण काय करतोय समजतंय? हा, मग ते काय होतं ते हे सगळं शिकण्यासाठी हा चॅप्टर तुम्हाला खूप केअरफुली लर्न करायचं आहे. ओके. हा, यू आर अवेअर द करंट फ्लोविंग थ्रू वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स अँड इक्विपमेंट्स इन द हाऊस, the electric cell of the radio or in a car battery, a current is produced by the flow of both negatively and positively charged particles. आता घरात तुम्हाला माहिती आहे की बटन दाबल्यानंतर लगेच लाईट लागते, पण आपण जेव्हा गाड्या चालवतो तेव्हा आपण सेल टाकतो. समजतंय? एक गाडीमध्ये बॅटरी युज करतो, रेडिओ लावतो तेव्हा त्याच्यामध्ये सेल युज करतो. मग आता हे काय आहे, ह्यांचं मेन रोल काय आहे, की सेल काय आहे, गाडी चालवताना जी बॅटरी युज करतो तिचा रोल काय आहे, तिचं फंक्शन कसं होतंय, हा, हे सगळं तुम्हाला बघायचंय. आता हिंदी वाल्यांसाठी सांगते बघा, कि जब तुम लोग घर में लाइट लाइट का बटन ऑन करते हो तो इमीडिएट आपका फैन लगता है, टीवी लगता है, लाइट लगता है, तो आपको लगता है बटन दबाने से सब हो जाता है. लेकिन बटन दबाने के बाद उसके अंदर क्या होता है, जाके वही सब अप्लायंस अपना काम करने लगते हैं. तो उसके पीछे कौन है, वो क्या इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, और इसको ही बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. और सेकेंड थिंग आपको है दी है कि अगर हमने बटन कुछ दबाया नहीं है लेकिन जो रेडियो है उसमें हम सेल डालते हैं, जो हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें हम बैटरी डालते हैं, तो उसमें किस तरह से ये करंट प्रोड्यूस होता है, ये सब क्या है ये हमें देखना है. ओके. हाँ, पहले मैं देखती हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है. ओके, एनी डाउट? सब समझ में आ रहे हैं?
आपको समझ में आ रहा है? यस तो बोलो। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, चलो चलो। तो अभी इलेक्ट्रिक करंट आपको मालूम हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आगे, ये सब सब जो है छोटे छोटे हैं, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा डेफिनेशन आपको बताया और उनका फंक्शन भी बताया है। तो इलेक्ट्रिसिटी घर में कैसे सप्लाई होती है ये आपको मालूम हो गया, तो उसके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहता है। तो अभी आपको ये मालूम तो हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सीधी सी एक सेम डायरेक्शन में, जब हमने बटन ऑन किया तो ये एक फ्लो में ऐसे दौड़ने लगते हैं, पास होने लगते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप फ्लो हो जाता है। जब हम बटन बंद करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाता है। ओके। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वाटर और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। अंडरस्टूड? ये आपको सबको मालूम है। वाटर कैसे ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाएगा क्या? बिल्डिंग में जब हम चढ़ाते हैं तो मोटर लगती है ना, सीधा आता है क्या? नहीं आता है। समझ में आया? हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही तरह सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, देखो। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आप कभी कुछ बनाते हो तो ऐसा चम्मच वगैरह ये प्लेट में ये ऐसा पॉट में रखा तो क्या होता है? पॉट हीट रहता है, गर्म रहता है, तो उसका हीट ट्रांसफर कहाँ होता है? वो चम्मच में होता है। और आप ऐसा कुछ पकड़ने लग गए ऐसा बिना देखे, तो आपको फील होता है कि अरे ये तो गर्म हो गया। तो ये कैसे हीट ट्रांसफर होता है? हायर लेवल टू द लोअर लेवल। ओके। Similarly, there is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level. अंडरलाईन करा त्याला. आपण इलेक्ट्रिक करंट शिकतोय त्यामुळे त्या याला अंडरलाईन करायची. कुठून करायची सांगते बघा. देअर इज अ टेंडन्सी ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल to the lower electric level. Understood? The electric level deciding the direction of flow of electric charge is called as electrostatic potential. समझ में आया? What is electrostatic potential? कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। इन शॉर्ट में आपको वही ध्यान में रखना है, और लिखते समय पूरा ऐसा जो साइंस का वर्ड है वो यूज करके ही लिखना है। ओके। हाँ, देन potential difference. What is potential difference? Similar to the height of the waterfall, the temperature difference of a cold body, hot body to the cold bodies. The difference between the potential of 2 points. That is potential difference is interesting to us. म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचंय त्याला, की तुमच्या लेवल मधला जो डिफरन्स आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहात? पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणणार आहात. या छोट्या छोट्या डेफिनेशन तुम्हाला एक्झाम मध्ये एक एक मार्क साठी विचारल्या जात असतात, तर त्या थोड्याशा लक्षात ठेवायच्या. आणि हे तुम्ही एकदा वाचून येणार नाही. मी आज एक्सप्लेन करते, तुम्ही ते कंटिन्युअस वाचत राहायचंय, मग ते तुम्हाला येणार आहे. आता एक तुम्हाला हा पार्ट मी रिड्यूस पार्ट मध्ये सांगितलंय किंवा ओमिट पार्ट मध्ये सांगितलंय, म्हणजे ह्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येणार नाही. कारण का, तर हा जो इलेक्ट्रिक सर्किट आहे बघा, ते तुम्हाला डायग्राम विचारले जाते आणि तुम्हाला त्याला नाव वगैरे द्यायला सांगतात, पण हा पार्ट तुम्हाला आता येणार नाही. त्यामुळे मी फक्त तुम्हाला एवढंच विचारते की ह्या समोर ज्या दोन डायग्राम आहेत बच्चों, देखो, ये आपके सामने जो दो 4.1 ए इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड 4.1 बी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये सेम टू सेम दो डायग्राम है, लेकिन उसमें छोटा सा कुछ तो डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है, आप अच्छी तरह से दोनों को, दोनों डायग्राम को देख लो और चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे फाइंड आउट कर दो कि डिफरेंस क्या है। मैं देखती हूँ आप क्या लिखते हैं। समझ में आया? ओके। यस, वेरी गुड। एक कोई समझ में आया, बाकी का क्या है? लिख के भेज दो, लिख के भेज दो। यस, यस, गुड गुड। और कोई लिखने वाला है? बी एक्टिव, एक्टिव बनो बच्चों।
एक ने दिया तो सबका नहीं हो गया, सब ने अपना अपना अपनी तरफ से तो क्लियर होना चाहिए ना। लिख दो। सबको समझ में आता है? ओके चलो ठीक है। हाँ देखो, ये फर्स्ट वाली डायग्राम है, उसमें किधर भी बैटरी ज्वाइन नहीं की है, तो बैटरी ज्वाइन नहीं की है, इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको दिया नहीं है, तो बल्ब कैसे ग्लो होगा? नहीं होगा ना। इसलिए पहला जो है वो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मालूम हो गया। और सेकेंड है, उसमें देखो एक बैटरी ज्वाइन की है, तो बैटरी ज्वाइन की, ये प्लग मतलब बटन ऑन किया तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट हो जाने के बाद वो जो बल्ब दिया है वो ग्लो होने लगा। समझ में आया? तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ क्या दिया है देखो, ये बैटरी जो ज्वाइन की है उसका एक डंडी छोटा और एक डंडी बड़ा दिया है। समझ में आया? तो जो बड़ा वाला डंडी है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, ये कीप इन माइंड ऑलवेज। और जो छोटा वाला डंडी है वो निगेटिव दिखाता है। समझ में आया? और यहाँ तो डायरेक्शन देखेंगे तो पॉजिटिव की ओर से गया है, एरो दिख रहा है आपको, ये एरो। हाँ, तो पॉजिटिव की ओर से करंट फ्लो होने लगा है, और पहुंचा कहाँ है? निगेटिव की तरफ, जो आपको अभी एक्सप्लेन किया ना मैंने, हायर लेवल टू लोअर लेवल, बिल्कुल वैसा ही है। समझ में आया? हाँ। तो अभी देखो, इसमें ये तो आपको अभी पूछने वाले नहीं है, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको इस पे बहुत काम करना है। तो अगर आपको रिड्यूस भी किया है, फिर भी आप पढ़ते समय उसको पढ़ लो और डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो कुछ ऐसा आपका कुछ तकलीफ नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करो हमेशा। ओके। तो अभी जाएंगे सीधा हम यहाँ थिंक अबाउट इट। तो थिंक अबाउट इट, इसमें क्या दिया है देखो, हाउ कैन वी मेजर वाटर फ्लो इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट, एंड वी कैन फाइंड इट फ्रॉम द amount of water in liter coming out in the specific time or period. How then is the electric current measured? तो मतलब मैं सीधा आपको अपना टॉपिक पे लेके जाती हूँ कि आप बिजली जो यूज कर रहे हैं उसका हमेशा आपको बिल तो आता है, तो ये यूनिट कैसे काउंट करते हैं? पानी का तो हम बोलते हैं कि एक बाल्टी भर पानी लिया तो 20 लीटर लिया, और लीटर के हिसाब से तो हम काउंट करते हैं। तो फिर ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे काउंट करते हैं? उसका चार्ज जो हम बिल जो पेड करते हैं तो किस हिसाब से पेड करते हैं? समझ में आया? तो ये भी दिया है देखो आपको। We have seen the electric current is produced due to the flow of charged particles. Electrical charge flowing through a wire in 1 second can be called unit current. Underline करो, electrical charge flowing through a wire in 1 second can be called unit current. The SI unit of the electric current is coulomb. Underline this word. SI unit हमेशा आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। What is unit current? How it is count? And what is SI unit of electric current? And how it is measured? देखो, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलोम। कूलोम का स्पेलिंग देख लो पहला, बोलने में आसान है, लिखने में बहुत बड़ा है। ओके, पर सेकेंड। और कूलोम पर सेकेंड कैसे लिखते हैं ये भी नीचे वाली लाइन में दिया है देखो, C/S। नहीं तो वो कूलोम पर सेकंड के लिए अलग एक वर्ड दिया है, उसको बोलते हैं एम्पियर। और हमेशा हम सर्किट डायग्राम जब देखेंगे ना, तो उसके अंदर एक ए लिख के यूनिट जो ज्वाइन करते हैं, तो ए स्टैंड फॉर एम्पियर। और ये एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट काउंट करने का एसआई यूनिट है। समझ में आया? और ये एक पैराग्राफ में भी दिया है, ये एक लाइन में नीचे दिया है देखो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ए स्टैंड फॉर एम्पियर। और उसके लिए क्या दिया है? 1 कूलम पर 1 सेकेंड। समझ में आया? और उसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया है 1C/S। नेक्स्ट क्या दिया है? इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। ऑफकोर्स ये जो सीधा एक ही डायरेक्शन में जाता है, उसको बाकी कुछ की जरूरत नहीं लगती है उसकी, इसलिए उसको बोलते हैं स्केलर। ओके। तो हम जाएंगे अभी छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के लिए जो अप्लायंसेस यूज करते हैं ना, बटन लाइक बटन,
ये इलेक्ट्रिक सेल रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन क्या है, वो देखना है हमें आज। ओके। इलेक्ट्रिक सेल, अ सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। मतलब अपनी जो घड़ी चलती है वो किसके ऊपर चलती है ना। घड़ी कब बंद हो जाती है तो हम सेल डालते हैं, मालूम है। बैटरी जब डाउन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं उसको, उसके अंदर सेल डालते हैं। तो ये क्या है, तो वही है इलेक्ट्रिक सेल। सच अ जनरल डिवाइस इज एन इलेक्ट्रिक सेल। समझ में आ गया सबको। और सेल के बहुत सारे जो टाइप्स है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे। बघा मुलांना, परत एकदा सांगते की आपण प्रत्येक वेळी असं इलेक्ट्रिक करंट किंवा इलेक्ट्रिक सेल म्हणून असं नुसतं लाईटवरच नसतो, तर बऱ्याच गोष्टी आपण काहीतरी एक वेगळं यूज करतो। मग त्याच्यासाठी काय यूज करतो, तर त्याला जे छोटे छोटे बटनासारखे जे आपण सेल यूज करतो, ते सेल कसे काम करतात, त्यांचं फंक्शन कसं होतं आणि त्याच्यावर आपले जे इक्विपमेंट असतात ते कसे चालतात, तर त्याच्यामध्ये काय आहे हे आपण आता आज बघणार आहोत। समजतंय? Various types of the electric cells are available today. These are used in range of machines from wristwatches to the सबमरीन्स। देखो, म्हणजे अगदी छोट्यातला छोटा पार्ट म्हणाल तर आपल्या घड्याळामध्ये अगदी छोटे छोटे सेल असतात। बऱ्याच वेळेला आपला सेल डाऊन होत असतो किंवा खराब होतो, तेव्हा आपण सेल फक्त बदलतो की नाही, घड्याळ बदलतो का नाही बदलत ना। हा, म्हणजेच जे काही फंक्शन आहे घड्याळाचं, ते काही काम करतंय ते सेलवर डिपेंड असतं। जर तुम्ही नवीन सेल टाकलात तर आपलं घड्याळ लगेच चालू होतंय। म्हणजे त्याच्यामध्ये किती मोठा रोल आहे त्या सेलचा बघा। Out of these, you must be aware of solar cell. Solar cell means what? जो सनलाइट वर चालतो तो। द मेन फंक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक सेल्स इज टू मेंटेन अ कॉन्स्टंट पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स। आता टू टर्मिनल्स म्हणजे काय, तर दोन एंड। आता आपण छोटे जेव्हा बटन सेल म्हणतो, जे घड्याळाचं मी तुम्हाला म्हणते आपल्या रिस्ट वॉचचं, ते छोटस असतं, पण तुमच्या घरामध्ये मोठं ना असं भिंतीवर लावलेली घड्याळ असणार आहेत बघा, त्याच्यामध्ये आपण मोठा सेल टाकतो, समजता। त्याला दोन टर्मिनल असतात आणि दोन टर्मिनल्स म्हणजे त्या घड्याळ सेलचे दोन एंड असतात आणि त्या दोन एंडला एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह असं साईन दिलेलं असतं। कधी बघितलं नसेल तर आज तुम्ही ते घड्याळ सेल घेऊन बघायचं आहे, कारण तुमचं प्रैक्टिकल नॉलेज खूप महत्वाचं असतं। आता सध्या अभी हम बहुत सारे सेल यूज कर रहे हैं, तो जिसको मालूम है वो तो अच्छा बढ़िया हो गया, लेकिन जिनको मालूम नहीं है तो आज पहला जाके क्या करेंगे, सेल निकाल के देखेंगे, उसके कैप के ऊपर क्या लिखा है वो देखूं, उसका ये टॉप वाला एंड है उसके ऊपर क्या लिखा है, कौन सा साइन है, और बॉटम वाला जो एंड है उसके पास में कौन सा साइन लिखा है, ये आपको देखना है। ओके। द इलेक्ट्रिक सेल वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम हो गया तो ये भी आपको मालूम हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक वर्क किंवा इलेक्ट्रिक सेल कसं वर्क करतं। अबाउट विच टू वी लर्न लॅटर, लेट अस लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल दॅट आर करंटली इन यूज। हे तर जाऊन आता हे जस्ट आजचा तुम्ही 8th स्टँडर्डची मुलं आहात, त्यामुळे तुम्हाला हे फक्त तुम्हाला एक बेसिक नॉलेज त्यांनी दिलेलं आहे। 9th आणि 10th ला तुम्हाला ह्याच्यावर कम्प्लीट एक एक चॅप्टर असणार आहे, समजतंय। त्यामुळे आतापासूनच तुम्ही प्रिपेअर्ड राहायचंय की आपल्याला ह्याच्यात जाऊन पुढे बरंच काहीतरी शिकायचं आहे। तर आजच्या ज्या डेफिनेशन आहेत ह्या पूर्ण तुम्ही समजून घ्यायच्या। त्यांचं आता हे मी जे काही फंक्शन वगैरे तुम्हाला सांगणार आहे ते काय कसं चालतं हे व्यवस्थित सगळ्यांनी समजून घ्यायचं आहे। ड्राय सेल, आता ड्राय सेल म्हणजे काय, तर तुम्हाला ड्राय म्हणजे सुका माहितीये एवढंच। हा, तर पहिलं लक्षात घ्या की तुम्ही जो पेंसिल सेल आप जो यूज करते हमेशा आपके घर में पड़े रहते होंगे, जो पेंसिल सेल और उसके लाइक जो बड़ा वाला सेल भी जो रहता है हमारे पास, जो रेडियो में हम पहले डालते थे, अभी रेडियो भी सीधा लाइट पे चलता है। ओके। तो वैसा बड़ा वाला जो सेल रहता है उसको ड्राई सेल बोलते हैं। समझ में आया? हाँ। तो एक कभी कभी हम लोग में क्यूरियोसिटी रहती है कि जब वो सेल डाउन हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। वो क्या, पहले वाले जो हम पेंसिल सेल वगैरह यूज करते हैं जो वो रिचार्ज नहीं होते हैं, तो वन टाइम यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय उसको खोल के किसने देखा है? हाँ, नहीं देखा।
तो कभी इसके बाद अगर घर में कोई सेल ऐसा खराब हो गया तो उसको थोड़ा फोड़ के अंदर क्या है उसका, और हम मैम जांच करें। ओके ओके, कौन है? साहिल। किसी को डाउट है? मैम उस सेल के अंदर कुछ काला काला रहता है। हाँ हाँ हाँ, देखा है, किसी ने तो देखा है। चलो ओके, अच्छी बात है। ओके, तो काला क्या है वो आज हम देखने वाले हैं, समझ में आया? ओके, चलो तो अच्छी बात है, बच्चों के पास क्यूरियोसिटी तो बहुत रहती है, तो ऐसे चीजों में क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके, लेकिन काटते फोड़ते समय ध्यान लगाना। तो आज हम देखेंगे ये सब डायग्राम और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पहले मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ के, मतलब ये सब पढ़ के बताती हूँ, बाद में वो हम डायग्राम की ओर जाएंगे। Take a lead dry cell and remove its outer coating. Inside you find a whitish metal layer. This is the zinc metal layer. दिखाई देता है आपको? जिंक किधर लिखा है मालूम है? वो सपोज हम ये सेल लिया, उसको फाड़ दिया, तो उसका अंदर का पहला वाला जो मटेरियल, पहला वाला जो पार्ट है, उसको बोलते हैं जिंक मेटल या जिंक लेयर, और उसमें जेड करके दिखाया है। दिस इज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और ये निगेटिव टर्मिनल का काम करता है। देयर इज अनदर लेयर इनसाइड, उसके अंदर जाएंगे, वो जिंक लेयर है, उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलता है? एन इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड बिटवीन दीज टू लेयर्स। दिखाई दिया इलेक्ट्रोलाइट? वर्ड दिया है देखो, येलो लाइन दिया है, उसके बीच में ब्राउन लाइन दिया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। The electrolyte contains negatively charged and positively charged ions. Okay, these are the carriers of electricity, and then उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ओके, हाँ, these are the carriers of electricity. The electrolyte is a wet pulp of zinc chloride. तो उसके अंदर जो बीच में दिया है देखो, उसमें क्या क्या है? जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2, देन अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। दिखाई दिया? हाँ, वो सब ऐसा भूसा के जैसा भरा रहता है, लेकिन वो गीला रहता है। वेट पल्प मतलब ये बोलेंगे हम, भूसा में पानी डालेंगे तो कैसा ऐसा होता है ना, तो बिल्कुल वैसा अंदर मटेरियल मिलता है आपको। देयर इज अ ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल। व्हाट इज ग्राफाइट? जो हम पेंसिल यूज करते हैं ना, उसके अंदर जो ब्लैक वाला मटेरियल रहता है उसको हम ग्राफाइट बोलते हैं, और सेम मटेरियल यहाँ हम ड्राई सेल में यूज करते हैं। तो वो सीधा डायग्राम में पॉजिटिव टर्मिनल करके दिखाई दिया है आपको, देखो सीधा वो ग्राफाइट है, वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। और हमारा वो इलेक्ट्रोलाइट जो बोला हमने, ZnCl2 और NH4Cl, ये सब जो है वो निगेटिव रोल करता है, मतलब निगेटिव चार्ज टर्मिनल बोलते हैं उसको। और पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, देखो MnO2 दिया है साइड में, वहां आपको दिया MnO2 नहीं दिया, लेकिन वो ब्लू जो पार्ट दिया है उसको मैंगनीज डाइऑक्साइड लिख के दिया है देखो। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वर्ड क्या रहता है और सिंबल क्या रहता है। समझ में आया? मैंगनीज डाइऑक्साइड मीन्स MnO2 इज फील्ड आउटसाइड ऑफ द रॉड। तो सेंटर में ये रॉड रहता है, और रॉड के आजू बाजू में ये MnO2 रहता है। Because of the chemical reaction of all these chemicals, electrical charge is produced on the two terminals, that is graphite rod and zinc layer। समझ में आया? तो ये सब जो काम चलता है, तो एक से अटैच होने के बाद उसके अंदर कुछ तो रिएक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से ये करंट फ्लो होता है, एंड एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन दिस सर्किट। समझ में आया? तो पहले जो मैंने अभी आपको बोला ना कि ये अपने तुम्हें ओमिट किया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा रहता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये अभी आपको मालूम हो जाएगा, तब ये जाके सेल क्या होगा पता चलेगा। अभी ये प्लस और माइनस वाला साइन जहां लगाया है ना,
वहां हम बैटरी जोड़ेंगे। बैटरी मतलब वही सेल, जो एक सिंगल सेल बोलते हैं उसको बोलते हैं सेल, और दो तीन सेल एट अ टाइम हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल दिया है, वो डायग्राम में क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, और अपने आप नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ ज्वाइन हो जाएगा। समझ में आया? और ये दो डॉट दिए हैं उसको बोलते हैं की मतलब प्लग या बटन। तो ऑन करेंगे तो ये करंट सप्लाई शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये इसमें क्या याद रखना है आपको, ये डायग्राम तो आपको 2-3 मार्क के लिए आती है। डायग्राम में परफेक्ट नेम लेबल लेबल आपको करना ही है। समझ में आया? 2-3 बार डायग्राम ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, और उसमें लेबल करो। और ये सब करते समय पेंसिल ही यूज करना है। जब आप डायग्राम निकालते हो और लेबलिंग करते हो तो पेंसिल का ही यूज करना है। ओके, यहाँ डेकोरेशन नहीं करना है। समझ में आया? हाँ, अभी जाएंगे सीधा लीड एसिड सेल। तो ये लीड एसिड सेल क्या रहता है, तो इसमें देखो आपको एक बीकर दिया है, उसके अंदर H2SO4, आप 8 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, H2SO4 आपको मालूम है क्या रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स आने जाने में, घूमने में कुछ तो लगेगा ना। तो यहाँ तो कुछ ये ऐसा MnO2 यूज किया था, ZnCl2 यूज किया था, NH4Cl यूज किया था। तो इसमें यूज करेंगे H2SO4। और पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के लिए दो अलग पार्ट है। तो निगेटिव टर्मिनल है लीड, और पॉजिटिव टर्मिनल है लीड ऑक्साइड। सो इट इज कॉल्ड लीड एसिड सेल। समझ में आया? जो लीड एसिड सेल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का काम लीड ही करता है, लेकिन खाली लीड रहेगा वो नेगेटिव का काम करेगा, और लीड ऑक्साइड जो रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा। समझ में आया? डायग्राम अच्छी तरह से ध्यान में रखना, उसको भी 2-3 बार ड्रॉ करना है, और लेबलिंग आपको एकदम परफेक्ट और पंक्चुअल होना चाहिए। समझ में आया? तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। In this figure, the design of the lead acid cell, let us examine its principle. This type of the cell can be recharged after getting electrically discharged. The lead acid cell can contains the lead electrode and the lead oxide electrode are both are deep in dilute sulfuric acid. समझ में आया? H2SO4, हाँ। PbO2 carries a positive charge while the Pb मतलब lead electrode carries the negative charge. The potential difference between these two is nearly 2 volt. तो अपर साइड में आपको 2 volts दिया है, देखो मतलब वहां वोल्ट ज्वाइन किया है, और वो आपको दिखाता है कितना वोल्ट लगता है, यूज कितना किया जाता है, कम से कम 2 वोल्ट। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन between the substance in the cell, electrical charge is produced on both the electrodes and electric current flows through the lead, that is bulb in the circuit। मतलब क्या होता है, उसकी वजह से उसके अंदर जो रिएक्शन चलता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कंटिन्यूस हो जाता है और बल्ब ग्लो होने लगता है। तो इन दिस प्रोसेस जो हमारा बल्ब जो ग्लो करने लगता है उसमें कितना वोल्टेज आता है, तो कम से कम उसमें 2 वोल्ट आता ही है। समझ में आया? ओके, तो ये भी सेकेंड सेल आपका हो गया, और ये है लीड एसिड सेल। एनी डाउट? मैं देखती हूँ एक बार फिर, नहीं तो मैं बोलते जाती हूँ और आप समझ में आता है सब। फर्स्ट पेज नियर बाय पिक्चर देर इज 2 पैराग्राफ इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम सिलेबस। हाँ हाँ, ये जो सिलेबस से निकाला है, लेकिन यह अपना टॉपिक है, ये तुम्हारे इस ईयर के लिए खाली निकाला है, लेकिन वो टॉपिक जो रहता है वो रिलेटेड टू दिस, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना उसके लिए रिलेटेड है, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। समझ में आया? हाँ, तो आपको भी पढ़ते जाओ, ये एक टॉपिक या एक पैराग्राफ पढ़ा तो कुछ ज्यादा काम नहीं करते हम लोग। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया बताया इसलिए रिड्यूस किया है, क्योंकि आप उसको ज्यादा लर्न करने की ओर ध्यान मत दो, लेकिन अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको। समझ में आया? तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना ही होगा।
लर्न करने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है ना। वाई दे पुट डिस्टिल वाटर इन बैटरी, हाँ तो करंट कैसे फ्लो हो जाएगा, वाटर इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया, तो आगे जाके आपको ये बहुत कुछ समझ में मालूम होगा। ओके। ये H2SO4 है ना, उसकी जगह जगह पे कभी कभी हम पानी डालते हैं। ये जिसने पूछा वो इन्वर्टर के बारे में मालूम होगा उसको। हाँ, तो जो हम पानी बोलते हैं ना वो भी डिस्टिल वाटर है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा पार्टिकल है। पानी कैसे बनता है, H और O2 से ना। तो तो उसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो उसकी वजह से करंट फ्लो होता है और उसको मतलब ये आसानी से अपना फंक्शन कर लेता है। ओके। हाँ, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैव कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट। ये इसमें ड्राई सेल से ज्यादा करंट, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाय हो जाता आहे, तयार हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। समझ में आया? हा, तर एकदा परत नुसतं मराठीवाल्यांसाठी सांगते की हे लीड ऍसिड सेल जो आहे त्याच्यामध्ये काय करतात, एक डायल्यूट ऍसिड H2SO4 यूज करतात, म्हणजे टाकतात आणि त्याच्यामध्ये 2 रॉड टाकतात। ते रॉड आपले लेडचे असतात। त्यातनं नुसतं सिंगल जो लेड असतो तो नेहमी निगेटिव्हचं काम करतो आणि लेड ऑक्साईड जो आहे तो पॉझिटिव्हचं काम करतो। आणि त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोलिसिस हे प्रोसेस चालू होते आणि आपोआपच त्याच्यातनं इलेक्ट्रिक सर्किट किंवा इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो व्हायला लागतो, तयार व्हायला लागतो। आणि तो कुठपर्यंत होतो, किती होतो, तर जास्तीत जास्त त्याची कपॅसिटी 2 व्होल्ट पर्यंत असते। समजलं? आणि हे ड्राय सेल पेक्षा जास्त पॉवरफुल असतं। आता सेल कुठे आणि कसे ठेवले जातात हे तर तुम्हाला माहिती आहे। एकापेक्षा जास्त सेल जर आपण वापरत असू तर आपल्याला त्याच्यासाठी काहीतरी बॉक्स वगैरे लागतं की नाही, मग तो तुम्हाला सांगितलंय की अशा प्रकारे त्याचा सेल होल्डर असतो आणि त्याच्यामध्ये मग ते ठेवले जात असतात। ओके। आता जर तुम्ही ते सगळ्या गोष्टी जर असं क्युरियोसिटीने बघत असाल घरातल्या, तर ह्याचे हे पण तुम्हाला सगळं चित्र, आपलं इन्व्हर्टरची बॅटरी असते त्याच्यामध्ये हे सगळं बघायला मिळतं। आता त्याच्यानंतरचा आपला सेल आहे तो आहे निकेल कॅडमियम सेल। Ni स्टँड फॉर निकेल अँड CD म्हणजे कॅडमियम, तो त्याला म्हणायचं निकेल कॅडमियम सेल। आता ह्याचं बघा तुम्हाला अगदी छोटस दिलंय, म्हणजेच 1 मार्कासाठी ह्याच्यावर तुम्हाला प्रश्न विचारतात, मग तो काय असतो, तर ते कुठे अवेलेबल आहे आणि ते किती व्होल्टची पॉवर सप्लाय करतात बघा। These days, a variety of gadgets are available which are required to be carried टू डिफरंट प्लेसेस। म्हणजे आता आपण काही काही बऱ्याच गोष्टी अशा वापरतो की ज्या आपल्याला आपल्या सोबत घेऊन जायच्या असतात। मग तिथे तुम्ही जर असं वेगवेगळ्या अशा म्हणजे काहीतरी जे आपल्याला कॅरी करू शकत नाही असे मोठे मोठे जर सेल वगैरे किंवा बॅटरी वगैरे वापरायला लागला तर तुम्ही ट्रॅव्हलिंग करताना थकून जाल। मग त्याच्यासाठी तुम्हाला छोटे छोटे जे बटन सेल्स यूज करतात, पण मात्र ते स्ट्रॉंग असतात, पॉवरफुल असतात आणि चार्जेबल असतात। म्हणजेच हे जे निकेल कॅडमियम सारखे सेल जे आहेत ते तुम्हाला ट्रॅव्हलिंगसाठी किंवा तुम्हाला असं फिरताना वगैरे घेऊन जायला इझी आहेत। म्हणजे जे तुम्ही अप्लायन्सेस वापरता त्याच्यामध्ये हे वापरले जातात। These days, a variety of gadgets are available which are required to be carried to different places. Such gadgets use nickel cadmium cell. समजलं? जेव्हा आपण म्हणजे ट्रॅव्हलिंग करताना जे काही घेऊन जातो वस्तू त्याच्यामध्ये या सेलचा वापर होतो। The cells deliver 1.2 volt potential difference and rechargeable. समजलं? हे सगळ्यात महत्वाचं, म्हणजे थोडक्यात सांगायचे, तुम्ही कुठे फिरायला गेलात, कॅमेरा सोबत घेऊन जाता, आता कॅमेराची बॅटरी डाऊन झाली, काय करायचं, कॅमेरा फेकून द्यायचा ना, मग फोटो काढायचे नाहीत का, असंही नाही। म्हणजेच काय करायचं की सपोज आजच्या दिवसाला तो सेल डाऊन झाला तर त्याला संध्याकाळी आपण रिचार्ज करायचा, म्हणजे नेक्स्ट डे आपण काय करू शकतो, त्याला कैमरा यूज करू सकते। ओके, समझ लो सगळ्यांना? बच्चों समझ में आया? ये निकेल कैडमियम जो सेल है वो सेल रिचार्जेबल है, तो उसको हम चार्ज करके रिपीट यूज कर सकते, यूज करते हैं। लेकिन ड्राई सेल में वैसा नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखो। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट, जो पहले मैंने जो आपको डायग्राम दिखाई थी वही डायग्राम सेम यहाँ आ गई, तो हमें आ गया ना, उसका काम आ गया। खाली इसमें डिफरेंस क्या दिखाया है, प्लग की दो दो सिंबल है। देखो पहली वाली डायग्राम में दो सिंबल दिखाई दिए थे,
वही सिंबल आपको ये बताता है कि अपना बटन जब हम प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो सर्किट क्लोज हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। और जब हम ऑफ करते हैं तो वो खुल जाता है, खुल जाता है मतलब एक दूसरे से वो उसका अटैचमेंट जो है वो निकलता है। मालूम हो गया? हाँ, सेम डायग्राम है। यहाँ भी सेल लगाया है, बल्ब लगाया है, खाली दो डॉट जो थे वहां प्लग की बोले हैं, तो उसको बोलते हैं बटन। तो बटन ऑन किया तो करंट सप्लाई होता है, बटन ऑफ किया तो करंट सप्लाई डिस्चार्ज होता है, मतलब डिस्कनेक्ट होता है। ओके। When a cell holder, an electric bulb, and a plug key are connected by connecting wires, dry cell is fitted in this holder, then the bulb lights up, मतलब glow होने लगता है। By closing the plug key, this means that current flow through the circuit and bulb lights up. On the removal of the cell, the electric current flowing through the circuit stops, as indicated by the bulb, which creases to glow. This type of connection of electrical components is called as इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो हमने कनेक्शन किया है, मतलब कनेक्शन में क्या क्या लगा हमें, एक वायर लगी, एक बैटरी मतलब एक सेल लगाया, एक बल्ब लग गया और एक बटन। ये चार चीजें हमने ज्वाइन कर ली एक के साथ, ऐसा सर्किट कंप्लीट कर लिया। उसको जो सर्किट जो हमने कंप्लीट किया है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। अंडरस्टूड? तो आपको अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोल दिया तो कम से कम ये चार चीजें आपको दिखानी ही है। समझ में आया? इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की, एंड जो बॉर्डर बन गई है ना वो वायर है। समझ में आया? ये लाइन वगैरह नहीं है, ये वायर है और वायर को हमने कनेक्ट किया है। ओके। हाँ, ये देखो आपको बताया भी है, द सेल इज शोन बाय द सिंबल प्लस एंड माइनस। तो हमेशा ध्यान में रखो, जो प्लस रहता है वो पॉजिटिव बड़ा रहता है डंडी, और जो निगेटिव है वो छोटा डंडी निकालना है आपको। An electrical circuit is also used in the home supply. However, the electricity supply is made from outside. Instead of this electric cell, we will learn about it. अभी ये कैसे होता है कनेक्टिंग सेल्स। तो देखो यहाँ कनेक्टिंग सेल के दो तीन टाइप दिखाई दिए आपको, मालूम है? तो अब तक मैं क्या पढ़ाती हूँ आपको, पढ़ा था ये किधर गया। हाँ, एक ही सेल यूज किया था हमने, तो उसको हम एक ही सेल नाम दिया था, लेकिन अभी हम दो तीन सेल यूज करते हैं। तो दो तीन सेल यूज करते हैं उसको हम बैटरी बोलते हैं। समझ में आया? तो ये सेल कैसे ज्वाइन किया है देखो, एक प्लस एक माइनस, और जो माइनस वाला है उसको प्लस वाला पीछे लगाया है। देखो, तो सेल जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो कैसे लगाने हैं, कैसे ज्वाइन करने हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो निगेटिव की तरफ निगेटिव लगाया तो आपका सर्किट कंप्लीट रॉन्ग होगा और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होगा। तो ये भी अभी से आपको सीखना है। तो ये था पहला वाला डायग्राम। और सेकेंड डायग्राम में अगर हमने ऐसा खड़ा वाला ज्वाइन किया तो कैसे करते हैं, देखो येलो लाइन ड्रॉ करके दिखाइए। पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में गया, दूसरे वाले पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में गया, मतलब ये कंटिन्यूअस चार सेल को हमने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन पॉजिटिव से निकल के दूसरे वाला निगेटिव, दूसरे वाला पॉजिटिव से निकल के दूसरे वाला निगेटिव, ऐसा कर करके कितने भी सेल ज्वाइन करो, लेकिन हमें ये टर्मिनल का सीक्वेंस जो है इस तरह लगाना है, तब जाके आपका कनेक्शन क्लियर एकदम करेक्ट होगा और आपको इलेक्ट्रिक सर्किट मिलेगा। समझ में आया? हाँ, देखो अभी सब बताया, खाली आप बोलेंगे मैम ने ये प्यारा नहीं पढ़ा इसलिए मैं पढ़ती हूँ। You must have seen more than one electric cell connecting in electrical circuit. In the transistor radio, two, three dry cells are seen to be connected in series. मतलब सीरीज मतलब एक के बाद एक के बाद एक। The purpose of doing this to obtain more potential difference, मतलब एक सेल यूज करेंगे तो उसमें जो करंट सप्लाई होगा वो लिटिल क्वांटिटी में होगा, छोटा होगा। लेकिन दो तीन सेल ज्वाइन करेंगे तो उसमें से जो पावर मिलेगा वो आपका हाई पावर होगा। सपोज आप देख लो, वन सेल पे चलने वाली जब बैटरी रहती है तो उसका फोकस थोड़ा सा कम रहता है,
लेकिन 2-3 सेल हम यूज करते हैं इससे बड़ी बैटरी में, तो उससे मिलने वाला जो लाइट रहता है वो ज्यादा मिलता है, मालूम है। हाँ, तो उसके पीछे का रीजन है 2-3 सेल हमने जो सीरियली ज्वाइन किए, तो उसका तरफ से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होता है वो हाई पावर होता है, और आपको जो मिलने वाला लाइट रहता है वो ज्यादा मिलता है। ओके, therefore it is possible to obtain higher current if the cell are connected. The connection of these cells is known as battery of the cell. समझ में आया सबको? ऐसा 2-3 सेल हम ज्वाइन करते हैं तब उसको जाके बैटरी बोलते हैं। In this series, connection of the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the second cell, and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the थर्ड सेल। अंडरस्टूड? हाँ, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया वही अभी आपने यहाँ बताया। देखो, the second cell is connected to the negative terminal of the third cell. Therefore, if each cell has the potential difference of 1 volt, the potential difference of 3 cell will be 3। अगर हमने एक सेल जो 1 वोल्ट वाला है तो वो 1 वोल्ट ही अपना प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो सीरीज में हमने 3-4 सेल लगाया तो 1+1+1 कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं। तो अपने आप वो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। हमने 10 ज्वाइन किए तो क्या होगा? 10 वोल्ट होगा। मालूम हो गया? ओके, देन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम सीधा पढ़ रहे थे कि सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें जो लाइट मिल रहा है क्यों क्यों, और ये जो अप्लायंस हमारे वर्क कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट में अगर हमने मैग्नेट लाया तो ये मैग्नेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो ये एक्टिविटी क्या है? देखो, पहला आपको मैग्नेटिक, ये नीडल सबको मालूम है, इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, ये डायग्राम है। देखो, अपना ये सर्किट वाला ही डायग्राम है, उसमें अभी बैटरी भी दिखाई है, लेकिन 2-3 बैटरी यूज किया है इसलिए 2-3 बड़ा छोटा लाइन मार्क कर दिया है। ये ऐसा ब्रैकेट में डॉट दिया है, उसको बोलते हैं की, नहीं तो प्लग बोलेंगे, नहीं तो हम लोग सीधा बटन बोलेंगे। ओके, लेकिन ये लेफ्ट हैंड की कॉर्नर में एक जो बॉक्स दिखाई देता है उसके ऊपर जो वायर रैप किया है, तो उसके अंदर जो नीडल है उसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये हम अभी सीखने वाले हैं। तो पहले मैं एक्टिविटी क्या है आपको बताती हूँ। ओके, ठीक। द इनसाइड ट्रे ऑफ एंड यूज अप मैच बॉक्स, प्लेस अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इनसाइड द ट्रे। मतलब क्या करना है हमें? जो हम मैच बॉक्स यूज करते हैं उसके अंदर वाला जो काड़ी रहती है, वो जो काड़ी जिसमें रखते हैं वो बॉक्स लेना है, मतलब बॉक्स पेटी के जैसा लेना है। ओके, नाउ टेक द लॉन्ग कनेक्टिंग वायर एंड वाइंड इट अराउंड द ट्रे। क्या करना है हमें? वो ट्रे के ऊपर से सब हमें रैप करना है। वाइंड अप मतलब क्या करना है? 2-3 बार ऐसा वायर घुमाना है। ओके, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कंप्लीटिंग इट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट हमें कंप्लीट करना है। कैसे? तो वो बैटरी जो है, बैटरी से जो वायर निकलती है वो बॉक्स को रैप किया, बॉक्स का एक एंड आया वो बल्ब को कनेक्ट किया, दूसरा एंड जो निगेटिव टर्मिनल से आया वो फिर बल्ब को कनेक्ट किया, मतलब बीच में आज हमने क्या किया है? वो निडल रख दिए है। देन क्या करना है? इन दिस वायर इलेक्ट्रिक सेल, प्लग की एंड बल्ब कनेक्ट किया। मार्क द पोजिशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। अभी मैग्नेटिक नीडल बोलेंगे तो वो क्या करती है? हमेशा नॉर्थ साऊथ दिखाती है, मालूम है सबको? हाँ, तर लक्षात घ्या मुलांना, आपण कसं सर्किट तयार केलं की वायर घेतली, ती बॉक्सला गुंडाळली, त्याच्या आतमध्ये आपण ती चुंबकीय निडल ठेवली होती आणि ते सगळं सर्किट कंप्लीट केलं। आणि आता आपण काय करणार आहोत की बटन ऑन करणार आहोत। पण बटन ऑन करण्यापूर्वी तुम्ही एक काम करायचं आहे की ती निडल कुठल्या पोझिशनला आहे। तर ऑलवेज काय करत असतं? मॅग्नेटिक निडल ही तुमची नॉर्थ आणि साऊथ दाखवत असते, समजतंय? आता तिच्यामध्ये जेव्हा आपण करंट फ्लो करायला लागतो तेव्हा काय चेंज मिळतोय ते बघायचं आहे। ओके,
Mark the position of the magnetic needle. Take a bar magnet near to the magnetic needle. Bar magnet म्हणजे काय आला? तुमचा जो हे म्हणतो ना आपण चुंबक. थोडक्यात सांगायचंय, तुम्ही कुठेही कशालाही वापरता, तुमच्या घरामध्ये वगैरे असेल कुठेतरी चुंबक, तो चुंबक आपण तिथे घेतला तर तुम्हाला काय मिळतं बघा. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व? कीप लुकिंग ऍट द निडल अँड क्लोज द प्लग की. म्हणजेच सर्किट आपण कम्प्लीट केलं, बटन जॉईन केलं, ऑन केलं, आणि जर तुम्ही तिथे ती मॅग्नेटिक निडल घेतली तर काय इफेक्ट मिळतो बघा. द बल्ब विल लाईट अप. काय झालं? बल्ब पेटला. अँड यू विल बी रिअलाइज दॅट द करंट हॅज स्टार्टेड फ्लोविंग. काय व्हायला लागलं? करंट फ्लो व्हायला लागला. डज द मॅग्नेटिक निडल चेंज इट्स पोझिशन? आता हे जेव्हा आम्ही प्रॅक्टिकली दाखवतो ना, तेव्हा मुलांना प्रत्यक्ष बघायला मिळतं की तिच्यामध्ये फ्लक्च्युएशन तुम्हाला मिळतं, म्हणजे तिच्यामध्ये मुवमेंट तुम्हाला जाणवते. ओके, नाउ ओपन द प्लग की. डज द मॅग्नेटिक निडल कम बॅक टू द ओरिजिनल पोझिशन? आता सपोज आपण सगळं हे केलं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाय बंद केला, बटन ऑफ केलं. ऑफ केल्यानंतरचं चित्र काय असतं की मॅग्नेटिक निडल पुन्हा तुमची काय करायला लागली? नॉर्थ आणि साऊथ पोझिशनला दाखवायला लागली. व्हॉट विल यू कन्क्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? म्हणजेच तुम्ही ह्या एक्सपेरिमेंट मधनं काय शिकलात? काय शिकलात? तर यू नो दॅट अ magnetic needle is indeed a magnet. Underline this line complete. You have seen the magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near the magnetic needle. म्हणजे जेव्हा आपण मॅग्नेटिक जो बार मॅग्नेट आहे, म्हणजे पट्टी चुंबक त्याला म्हटला जातो, तो जेव्हा त्याच्या जवळ आणतो तेव्हा त्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्लक्च्युएशन दिसतं, चार्जेस तुम्हाला फ्लो होताना दिसतात. Also, you have observed that the magnetic needle changes its direction when the current starts flowing in the circuit. This means the magnetic field is created when an electric current flows in wire. This means the magnetic field is created when electric current flows in the wire. क्या होता है? मॅग्नेटिक करंट क्रिएट होतात कधी? तर जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे फ्लो चालू करतो तेव्हा. जेव्हा आपण बटन ऑफ करतो तेव्हा तुम्हाला ती निडल ऍज तिच्या नेहमीच्या पोझिशन मध्ये दिसते. अदरवाईज जेव्हा आपण बटन ऑन करतो तेव्हा तुम्हाला तिथे मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होताना दिसतं. हॅन्स क्रिस्टन ओस्टेड मेड धिस ऑब्झर्वेशन फर्स्ट. आणि हे कोणीतरी शोधून काढलंच असतं ना, कारण म्हणजे बिना कोणी सांगताना आपल्याला ह्या गोष्टी समजत नाही. तर मग हे सांगणारा जो सायंटिस्ट आहे त्याचं नाव काय आहे? हॅन्स क्रिस्टियन ओरेस्टेड. नाव लक्षात ठेवा, एक मार्कासाठी कुठेतरी तुम्हाला विचारलं जातं, आणि नाही विचारलं तरी तुम्हाला माहिती पाहिजे की मॅग्नेटिक फील्ड दाखवणारा किंवा सांगणारा सायंटिस्ट कोण आहे. ओके, made this observation first. Briefly, we can say that when an electric current passes through a wire, a magnetic field is produced around that wire. Again, repeat, underline this line. इन शॉर्ट, म्हणजे त्यांनी अगदी एक जो प्रॉपर्टी म्हणतात तशी प्रॉपर्टी त्यांनी दिली आहे की जेव्हा जेव्हा तुम्हाला इलेक्ट्रिक करंट पास होताना दिसतो तेव्हा तिथे मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होत असतो. तो टेम्पररी असतो. आता हे पुढच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपण बघणार आहोत की काही वेळेला तोच मॅग्नेटिक फील्ड तुमचा टेम्पररी असतो. म्हणजेच काय? तर आता बघा, एक तुमची दुसरी ऍक्टिव्हिटी दिली आहे, एकदम साधी सोपी दिली आहे. एक खिळा घेतलाय, एक वायर घेतलीये, एक बॅटरी घेतली. आता आपण छोट्या मोठ्या लाईन मधनं दाखवायचो, आता त्यांनी डायरेक्ट काय केलाय? सेल जॉईन केलाय. म्हणजे थोडक्यात सेम सर्किट आहे आपलं, काही फरक नाहीये. आता ह्याच्यामध्ये त्या निडलच्या जागेवर त्यांनी काय केलंय? खिळा घेतलाय. समजलं? हा, मग आता तो मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होतोय की नाही हे बघण्यासाठी त्यांनी काय केलंय? मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं त्यांनी की काय करायचं होतं, तिथे आपण एक बार मॅग्नेट आणायचं होतं आणि फ्लक्च्युएशन आपण बघायचं होतं. समजलं? आता इथे त्यांनी काय केलंय? एक त्या खिळ्याच्या शेजारी टाचणी आणली आणि करंट फ्लो व्हायला लागल्यानंतर ती टाचणी त्याला जॉईंट होते का ते बघितलंय.
तर काय होतं, जेव्हा जेव्हा हे कनेक्शन कम्प्लीट होतं, बटन ऑन केला जातो, तेव्हा तेव्हा ही टाचणी त्या खिळ्याला काय करते, चिकटली जाते. आणि जसं बटन ऑफ केला जातो तसंच ते टाचणी काय करते, त्या खिळ्यापासून वेगळी होते. म्हणजेच त्याच्यातलं मॅग्नेटिझम जातं. त्याच्यातनच तुम्हाला एक त्यांनी प्रॉपर्टी सांगितली की वेन an electric current passes through a wire, magnetic field is produced around that wire. समजलं तुम्हाला हा सगळा, म्हणजे जो काही एवढा सगळा एक्सपेरिमेंट किंवा ह्या दोन ऍक्टिव्हिटी सांगताना त्यातनं फक्त तुम्हाला एकच प्रॉपर्टी त्यांना सांगायची होती. कुठली? की जेव्हा जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो तेव्हा तेव्हा त्याच्या शेजारी किंवा त्याच्या अवतीभोवती मॅग्नेटिक करंट हा प्रोड्यूस होत असतो. समजलं सगळ्यांना? हा. आता पुढचं बघा. वेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर, magnetism is produced in the coil around the screw, and because of that screw also attains magnetism. As soon as the current is stopped, म्हटलं बटन आपण ऑफ केलं, दिस मॅग्नेटिझम वॅनिश, म्हणजेच काय होतं, मॅग्नेटिझम त्याचं जातं. बघा त्याने काय सांगितलं कि हम जब जब बटन ऑन करते हैं तब तब क्या करता है, करंट फ्लो होता है, और करंट जब तक फ्लो होता है तब तक ये जो हम स्क्रू बोलते हैं वो स्क्रू में मैग्नेटिज्म पावर आ जाती है. जैसे कि हमने ये करंट फ्लो करना बंद कर दिया तो उसमें जो पावर आया था, जो मैग्नेटिज्म पावर था, वो उसका धीरे धीरे कम हो गया. The system of coil and the screw is called as electromagnet. Underline, पूरा पैराग्राफ को अंडरलाइन करो कि what is magneto electromagnet and how it is produced. You have seen various uses of electromagnet in 6th standard. आपने सीखा होगा 6th standard में, आपको होगा. Electromagnets are used to produce strong magnetic field useful in scientific research. मतलब इसका बहुत सारा यूज है. आगे जाके 9th और 10th में आपको इसके ऊपर एक पूरा लेसन है, और वो लेसन अच्छी तरह से समझने के लिए आज के ये दो एक्टिविटी आपको 2-3 बार रीड करना होगा. पूरा को पूरा ये क्या स्ट्रक्चर है वो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, और बाद में जाके आपको ये नेक्स्ट वाले सब समझ में आएगा. अभी ये लास्ट वाला टॉपिक हमारा थोड़ा सा बचा है. ये अपना डोरबेल जो रहता है, वो डोरबेल कैसे चलती है, उसका फंक्शन कैसे होता है. तो अभी हमने जो देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके ऊपर ही उसका फंक्शन चलता है. तो अभी देखा ये खिल्ला के ऊपर, स्क्रू के ऊपर हमने वायर ऐसा वाइंड किया है, बिल्कुल ये भी मैग्नेट ही है. लेकिन वो ये क्या बोलते हैं, हर शू शेप जो बोलते हैं ना मैग्नेट, वो वाला मैग्नेट है. उसको हमने कनेक्ट किया है और उसको ज्वाइन किया है. एक की है, एक बैटरी है, और ऊपर वाला जो लेफ्ट साइड में बहुत सारा दिया है ना डायग्राम, उसमें क्या किया है, हमारा वो डोरबेल का बटन है वो अलग रहता है. देखो हमने प्रेस किया फिर वो ऊपर आता है. मतलब जब प्रेस करते हैं तब ये ब्लू वाला जो रहता है ना पार्ट, वो कनेक्ट हो जाता है. समझ में आया? तो बेल बजती है. और हम जब वो ऊपर आता है पार्ट बटन का, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद क्या होता है, वो बिल जो रैंग करती है, बजती है, वो स्टॉप हो जाती है. और वो जो बजने वाला उसका जो पार्ट रहता है, वो कौन सा पार्ट रहता है, तो जो बेल का जो सर्कल दिया है ना आपको बड़ा, उसके ऊपर वो स्ट्राइकर क्या होता है, ज्वाइन होता है, टच होता है, और दोनों का आपस में जब टकराते हैं तब एक साउंड आ जाता है. उसको हम लोग बोलते हैं बेल इज रिंगिंग. ओके. तो ये इलेक्ट्रिक जो बेल है, उसमें भी आपको ये इलेक्ट्रिक बेल की डायग्राम पूछी जाती है. तो ये भी आपको 2-3 बार ड्रॉ करना है. तो एक बार ध्यान में रखो, आपका होमवर्क क्या है आज का, जो हमने जो बहुत सारे सेल पढ़े, ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक बेल, देन कौन सा, हाँ ये लेड एसिड सेल, इन सब के डायग्राम ड्रॉ करना है. समझ में आया? तो ये मेरा पहला होमवर्क है. और बाद में दूसरा होमवर्क क्या है, हमारा आज का वो लेसन कंप्लीट हो गया, फिर उसके ऊपर जो एक्सरसाइज दिए है आपको, ये आपको कंप्लीट करना है. बहुत सारे बच्चे होमवर्क करते नहीं, भेजते नहीं है. हाँ,
तो करना है आपको। ये जो 5 दिए हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन में, वो हमेशा एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा छप के आता है। ओके। अभी ये आप बोलेंगे कि ये पढ़ के नहीं बताया, तो ये पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है, ये सब यहाँ दिया है। देखो, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन अ सिंपल इलेक्ट्रिक डोल बेल, ओपन सच अ बेल which is out of order, depicts a bell with its order covered removed. We see that there is an electromagnet inside. Let us understand the working of the bell. A copper wire is wound around the iron piece. This coil acts as an electromagnet. An iron strip along with the striker is fitted near to the electromagnet. A contact screw is in touch with the strip. The electric circuit is connected. The current flow in this circuit when screw is in contact with the strip, and hence the coil becomes a magnet and attracts the iron strips towards it. Therefore, the striker hits and the gang and the sound is created. However, at the same time, the contact screw loses contact with the strip of the current in the circuit stop. In this situation, the electromagnet loses its magnetism and the iron strip moves back to come in the contact with the contact screw. The electric current is then immediately restored and again the striker hits the gang by the above process. This action repeats itself and the bell rings. मतलब ये बेल का फंक्शन किस तरह से चलता है वो आपको बताया है। ओके, तो इन दिस वे वी आर completed our lesson and you have to do your homework. Okay. Okay. 3 मीन्स 3 वोल्ट। एक 1 वोल्ट जो रहता है, तो एक बैटरी का चार्ज जो बोलते हैं हम 1 वोल्ट रहता है, तो हमने 3 वो बैटरी ज्वाइन किया तो हमारा जो वोल्टेज हो कितना प्रोड्यूस होगा, 3 वोल्ट होगा। तो उसका जो इफेक्ट है वो भी हमें अच्छी तरह से मिलेगा। ओके, चलो तो हमारा टाइम हो गया, तो हम अभी हम स्टॉप करेंगे। बाय बाय। चलो ओके बाय। ओके बाय बाय। चलो बाय बाय।